छोटे से गांव में सूरजपुर गांव नाम का सुंदर गांव था। वहां दो गहरे दोस्त रहते थे, रवि और मोहन। दोनों बचपन से साथ थे। साथ खेलते, साथ स्कूल जाते, साथ नदी में नहाते और साथ सपने देखते। फर्क सिर्फ इतना था कि रवि गरीब परिवार से था, जबकि मोहन अमीर घर से था। रवि के पिता मजदूरी करते थे। घर कच्चा था, कपड़े साधारण थे, कई बार खाने के लिए भी मुश्किल होती थी। दूसरी तरफ मोहन के घर में बड़ा पक्का मकान, खेत, दुकान और नौकर चाकर थे। लेकिन मोहन ने कभी रवि को गरीब नहीं समझा। वो हमेशा कहता था, दोस्ती दिल से होती है, पैसों से नहीं। समय बीतता गया। दोनों जवान हो गए। एक दिन मोहन के पिता ने उसकी शादी तय कर दी। लड़की पास के गांव रामपुर गांव की थी। सीधी, सुंदर और संस्कारी। शादी की खबर पूरे सूरजपुर गांव में फैल गई। ढोल बजने लगे, घर सजने लगे, रिश्तेदार आने लगे। मोहन बहुत खुश था। उसने सबसे पहले रवि को बुलाया और कहा, मेरी शादी में तुम मेरे साथ हर समय रहोगे। तुम मेरे सबसे खास दोस्त हो। रवि मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में दर्द था। उसने सोचा, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। शादी में सब लोग अच्छे कपड़े पहनेंगे, मैं कैसे जाऊंगा। शादी का दिन नजदीक आता गया। गांव में हल्दी, मेहंदी और संगीत की तैयारी होने लगी। हर तरफ खुशी का माहौल था। मोहन बार बार रवि से मिलने आता, लेकिन रवि बहाने बनाकर दूर रहने लगा। आखिर शादी का दिन आ गया। मोहन शेरवानी पहनकर तैयार हुआ। घोड़ी सजाई गई। बारात निकलने वाली थी। लेकिन मोहन की नजर अपनी दोस्त रवि को ढूंढ रही थी। वो कहीं नहीं दिखा। मोहन ने तुरंत बारात रोक दी। सब हैरान रह गए। उसके पिता बोले, क्या हुआ? मोहन बोला, जब तक मेरा दोस्त रवि नहीं आएगा, बारात नहीं निकलेगी। सब लोग चुप हो गए। मोहन घोड़ी से उतरा और सीधे रवि के घर पहुंचा। वहां देखा, रवि पुराने कपड़ों में सिर झुकाकर बैठा था। मोहन ने पूछा, तुम यहां क्यों बैठे हो? रवि की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं गरीब हूं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। मैं तुम्हारी खुशी में शर्म नहीं बनना चाहता। मोहन ये सुनकर रो पड़ा। उसने रवि को गले लगा लिया और कहा, पागल, दोस्त कपड़ों से नहीं दिल से पहचाना जाता है। अगर तुम नहीं आए तो मेरी शादी अधूरी है। फिर मोहन ने अपने नए कपड़ों में से एक जोड़ी रवि को दी। रवि ने पहन लिया। दोनों दोस्त साथ खड़े हुए तो सबकी नजरें उन पर टिक गईं। मोहन रवि को लेकर बारात में आया। ढोल बजा, नाच शुरू हुआ। सबसे ज्यादा नाच रवि और मोहन ने किया। पूरे गांव ने पहली बार ऐसी दोस्ती देखी। जब बारात रामपुर गांव पहुंची तो दुल्हन वालों ने रवि को भी खास मेहमान जैसा सम्मान दिया। शादी की रस्में शुरू हुईं। मंडप सजा था, पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। मोहन बार बार मुस्कुराकर रवि को देख रहा था। शादी पूरी होने के बाद मोहन ने सबके सामने कहा, आज मैं सबको बताना चाहता हूं कि मेरा सबसे बड़ा धन मेरे खेत, दुकान या पैसा नहीं, मेरा सच्चा दोस्त रवि है। ये सुनकर सब लोग तालियां बजाने लगी। रवि की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ दिनों बाद मोहन ने रवि की मदद से उसे अपने दुकान पर काम दे दिया। रवि मेहनती था, जल्दी ही दुकान संभालने लगा। फिर मोहन ने रवि की भी शादी अच्छे घर में करवाई। समय के साथ दोनों परिवार और भी करीब हो गए। गांव वाले कहते थे, अगर दोस्ती देखनी हो तो रवि और मोहन जैसी देखो। आज भी सूरजपुर गांव में लोग उनकी कहानी सुनाते हैं। बच्चे सीखते हैं कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, उसके दिल से होती है। शहर के बीचों बीच एक पुरानी कॉलोनी थी, शांतिनगर। नाम तो शांतिनगर था, लेकिन यहां अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाया करते थे। उसी कॉलोनी में रहते थे दो पड़ोसी, रमेश और सुरेश। रमेश एक सीधा साधा आदमी था, जो अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। दूसरी ओर सुरेश थोड़ा तेज मिजाज का था और हर बात पर शक करने की आदत थी। दोनों के घर आमने सामने थे, लेकिन आपस में ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। एक दिन सुबह सुबह रमेश के घर से गैस की हल्की हल्की बदबू आने लगी। उसकी पत्नी ने तुरंत कहा, लगता है सिलेंडर लीक हो रहा है, जल्दी देखो। रमेश ने जाकर चेक किया तो सच में सिलेंडर से गैस लीक हो रही थी। वह घबरा गया। उसने तुरंत सिलेंडर बंद किया और खिड़कियां खोल दी। इतने में सामने खड़े सुरेश ने भी बदबू महसूस की। वह बाहर आया और जोर से चिल्लाया, अरे रमेश, ये क्या कर रहे हो? पूरी कॉलोनी को खतरे में डाल दिया।
रमेश ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, भाई, सिलेंडर लीक हो गया था, अभी ठीक कर रहा हूं। लेकिन सुरेश को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने गुस्से में कहा, मुझे तो लगता है तुम लापरवाही कर रहे हो। अगर कोई हादसा हो जाता तो? धीरे धीरे आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। सब लोग फुसफुसाने लगे। कुछ लोग रमेश को दोष देने लगे तो कुछ उसे समझाने लगे। रमेश बार बार कह रहा था, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, ये तो अचानक हो गया। लेकिन सुरेश का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम जैसे लोग ही हादसों का कारण बनते हैं, तुम्हें जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं। अब रमेश भी थोड़ा नाराज हो गया। उसने कहा, सुरेश, बिना पूरी बात जाने आरोप मत लगाओ, मैं सब संभाल रहा हूं। दोनों के बीच बहस बढ़ती गई और देखते ही देखते झगड़े में बदल गई। लोग बीच बचाव करने लगे, लेकिन दोनों ही शांत होने को तैयार नहीं थे। उसी समय कॉलोनी के एक बुजुर्ग शर्मा जी वहां आए। उन्होंने दोनों को रोका और कहा, क्या हो रहा है यहां? इतनी छोटी बात पर इतना बड़ा झगड़ा क्यों? सुरेश ने तुरंत कहा, शर्मा जी, ये रमेश बहुत लापरवाह है, इसके कारण हम सब खतरे में आ गए। रमेश ने भी अपनी सफाई दी, मैंने तुरंत सिलेंडर बंद कर दिया था, मैं खुद परेशान हूं, लेकिन ये मुझे ही दोष दे रहा है। शर्मा जी ने शांत स्वर में कहा, पहले सच्चाई समझो, फिर फैसला करो। गुस्से में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। उन्होंने रमेश से पूछा, क्या तुमने गैस एजेंसी को फोन किया? रमेश ने कहा, नहीं, अभी नहीं किया। शर्मा जी बोले, तुरंत फोन करो। और सुरेश, तुम भी शांत रहो, अभी मदद करने का समय है, लड़ने का नहीं। रमेश ने तुरंत गैस एजेंसी को फोन किया। कुछ ही देर में मैकेनिक आ गया। उसने सिलेंडर को चेक किया और बताया, ये वॉल्व में खराबी की वजह से लीक हो रहा था, इसमें रमेश की कोई गलती नहीं है। यह सुनकर सुरेश थोड़ा शर्मिंदा हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह धीरे से रमेश के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सोचे समझे तुम पर आरोप लगा दिए। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, बस आगे से बिना पूरी बात जाने गुस्सा मत करना। शर्मा जी ने दोनों को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, जिंदगी में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जहां हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर हम हर बात पर गुस्सा करेंगे तो रिश्ते टूट जाएंगे। उस दिन के बाद रमेश और सुरेश के बीच का रिश्ता बदल गया। वे अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे की मदद करने लगे। कॉलोनी के लोग भी इस घटना से सीख गए कि बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन मेहनत के बावजूद उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। घर में बूढ़े माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे थे। रोज का गुजारा मुश्किल से चलता था। एक दिन रामू बहुत दुखी होकर जंगल की तरफ पीछे चला गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था कि अब क्या करे। तभी वहां एक बूढ़ा साधु आया। साधु ने रामू से पूछा, बेटा, क्यों परेशान हो? रामू ने अपनी सारी परेशानी बता दी। साधु मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी मिट्टी की बतौला, कटोरी देते हुए बोले, यह जादुई बतौला है। जब भी तुम सच्चे मन से कुछ मांगोगे, यह तुम्हें उतना ही देगा जितनी तुम्हें जरूरत है, लेकिन लालच मत करना। रामू ने धन्यवाद कहा और घर लौट आया। उसने बतोले से थोड़ा अनाज मांगा और सच में बतोला भर गया। धीरे धीरे उसने अपनी जरूरत भर खाना, कपड़े और बीज मांगे। उसकी जिंदगी सुधरने लगी। कुछ समय बाद रामू के पड़ोसी को यह बात पता चली। उसने रामू को उकसाया, अरे, जब यह जादुई है तो खूब सारा सोना क्यों नहीं मांगते? तुम अमीर बन जाओगे। पहले तो रामू ने मना किया, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच आ गया। एक दिन उसने बतौले से कहा, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए।
अचानक बतोला सोने से भरने लगा, फिर और, फिर और, इतना कि पूरा घर भर गया। रामू घबरा गया। उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन सोना बढ़ता ही गया। आखिरकार घर टूट गया और सारा सोना मिट्टी में बदल गया। यह रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु की बात याद की, लालच मत करना। उसी समय बतोला भी गायब हो गया। रामू फिर से गरीब हो गया, लेकिन इस बार उसने मेहनत और संतोष से जीने का फैसला किया। धीरे धीरे उसकी खेती सुधरी और वह खुश रहने लगा। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम करती थी। पैसे इतने कम थे कि कई बार राहुल को बिना किताबों के ही स्कूल जाना पड़ता था। लेकिन राहुल बहुत मेहनती और समझदार था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने और अपने माँ बाप की जिंदगी बदल दे। स्कूल में परीक्षा होने वाली थी। राहुल बहुत परेशान था क्योंकि उसके पास ठीक से लिखने के लिए पेन भी नहीं था। उसके दोस्त नए नए पेन लेकर आए थे, लेकिन राहुल के पास पुराना आधा टूटा हुआ पेन था। राहुल उदास होकर स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। राहुल के पास खुद खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। फिर भी उसने अपनी बोतल में बचा हुआ थोड़ा सा पानी बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत अच्छे दिल के हो। मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। उसने अपनी जेब से एक पुराना सा पेन निकाला और राहुल को देते हुए कहा, ये कोई साधारण पेन नहीं है, ये एक जादुई पेन है। इससे जो भी तुम सच्चे दिल से लिखोगे वह सच हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल हमेशा अच्छे काम के लिए करना। राहुल पहले तो हंसा। उसे लगा कि यह मजाक है, लेकिन उसने पेन ले लिया और घर आ गया। उस रात राहुल ने सोचा, चलो इसे आजमाते हैं। उसने कागज पर लिखा, कल मेरी परीक्षा बहुत अच्छी हो। अगले दिन राहुल जब परीक्षा देने गया तो उसे सारे सवाल बहुत आसान लगे। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर लिखा और परीक्षा बहुत अच्छी हो गई। अब राहुल को यकीन हो गया कि पेन सच में जादुई है। धीरे धीरे उसने पेन का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना शुरू किया। उसने लिखा, मेरे पिताजी को काम में सफलता मिले। कुछ ही दिनों में उसके पिता को अच्छा काम मिलने लगा और घर की हालत थोड़ी सुधर गई। राहुल बहुत खुश था, लेकिन एक दिन उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं लिख दूं कि मैं बहुत अमीर बन जाऊं तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उसने कागज पर लिखा, मैं बहुत अमीर बन जाऊं। अचानक उसके घर में बहुत सारे पैसे और चीजें आ गईं। उसका घर बड़ा हो गया, नए कपड़े आ गए, सब कुछ बदल गया। लेकिन कुछ दिन बाद राहुल ने महसूस किया कि उसके माता पिता अब पहले जैसे खुश नहीं थे। वे हमेशा चिंतित रहते थे। उसके दोस्त भी उससे दूर हो गए क्योंकि अब राहुल बदल गया था। वह घमंडी और अकेला हो गया था। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक रात उसे वही बूढ़ा आदमी सपने में दिखाई दिया। बूढ़े आदमी ने कहा, राहुल, जादू तभी तक अच्छा होता है जब तक उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए। लालच हमेशा दुख देता है। राहुल की आंख खुल गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन उसने पेन उठाया और लिखा, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन मेरे परिवार में खुशी और संतोष बना रहे। जैसे ही उसने लिखा, सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। घर छोटा हो गया, पैसे कम हो गए, लेकिन इस बार उसके माता पिता के चेहरे पर सच्ची खुशी थी। राहुल ने तय किया कि अब वह इस पेन का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करेगा। उसने लिखा, मैं मेहनत से पढ़ाई करूं और अपने दम पर सफल बनूं। धीरे धीरे राहुल ने मेहनत करना शुरू किया। उसने दिन रात पढ़ाई की और एक दिन वह अपने स्कूल का सबसे होनहार छात्र बन गया। कुछ साल बाद राहुल ने अपने दम पर बड़ी परीक्षा पास की
और एक बड़ा अधिकारी बन गया। अब उसके पास सब कुछ था, पैसा, सम्मान और सबसे जरूरी अपने परिवार की खुशी। एक दिन उसने उस जादुई पेन को नदी में बहा दिया और कहा, सच्चा जादू मेहनत और ईमानदारी में होता है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम था गुड़िया। गुड़िया बहुत ही समझदार और मेहनती थी, लेकिन उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं थे। उसकी माँ बीमार रहती थी और गुड़िया ही घर का सारा काम करती थी। हर दिन वह गांव के लोगों के घरों में काम करके थोड़ा बहुत खाना और पैसे लाती थी, लेकिन फिर भी उनका गुजारा मुश्किल से होता था। एक ठंडी रात की बात है। गुड़िया जंगल के पास से लकड़ियां लेकर लौट रही थी। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत ठंड से कांपती हुई दिखाई दी। उसके पास न कोई कपड़ा था, न खाना। गुड़िया ने बिना सोचे अपनी पुरानी फटी हुई चादर उतारी और उस बूढ़ी औरत को ओढ़ा दी। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूं। इतना कहकर उसने गुड़िया को एक चमकती हुई चादर दी और बोली, यह जादुई चादर है। जब भी तुम सच्चे दिल से कुछ मांगोगी, यह चादर उसे पूरा कर देगी। लेकिन ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। यह कहकर वह बूढ़ी औरत अचानक गायब हो गई। गुड़िया घर पहुंची और उसने सोचा, क्या सच में यह चादर जादुई है? उसने धीरे से कहा, मुझे और मेरी मां के लिए खाना चाहिए। जैसे ही उसने चादर ओढ़ी, उसके सामने स्वादिष्ट खाने की थाली आ गई। गुड़िया खुशी से झूम उठी। उसने अपनी मां को खाना खिलाया और पहली बार दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। गुड़िया घर पहुंची और उसने सोचा, क्या सच में यह चादर जादुई है? उसने धीरे से कहा, मुझे और मेरी मां के लिए खाना चाहिए। जैसे ही उसने चादर ओढ़ी, उसके सामने स्वादिष्ट खाने की थाली आ गई। गुड़िया खुशी से झूम उठी। उसने अपनी मां को खाना खिलाया और पहली बार दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। अब गुड़िया रोज उस चादर से खाना मांगती और गांव के गरीब लोगों में बांटती। धीरे धीरे पूरा गांव उससे खुश रहने लगा। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। खेतों में पानी नहीं था, लोग परेशान थे। गुड़िया ने चादर ओढ़कर कहा, हे चादर, हमारे गांव में पानी दे दो। अचानक बादल छा गए और बारिश होने लगी। गांव वाले खुश हो गांव गए। में एक लालची आदमी था। उसका नाम था माधव। उसने देखा कि गुड़िया के पास कोई जादू है। एक रात उसने चुपके से गुड़िया की चादर चुरा ली। माधव ने चादर ओढ़कर कहा, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने लालच में मांगा, चादर काली पड़ गई और उसमें से आवाज आई, यह चादर केवल नेक दिल वालों के लिए है। अचानक सारा सोना गायब हो गया। अगले दिन गुड़िया को चादर वापस मिल गई। उसने चादर से कहा, मुझे किसी के लिए बुरा नहीं चाहिए, बस सब खुश रहें। चादर फिर से चमक उठी। धीरे धीरे गुड़िया ने गांव की हालत सुधार दी। किसी को खाना, किसी को कपड़े, किसी को मदद। कुछ समय बाद उसकी मां भी ठीक हो गई। कहानी की सीख, गुड़िया ने कभी भी चादर का गलत इस्तेमाल नहीं किया। उसने हमेशा दूसरों की मदद की और खुशियां बांटी। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे और दिन रात मेहनत करके भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। राहुल पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन गरीबी के कारण उसे खेतों में काम करना पड़ता था। राहुल का दिल बहुत साफ था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था, चाहे खुद भूखा ही क्यों ना रह जाए। एक दिन राहुल जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया। चलते चलते वह बहुत अंदर तक पहुंच गया। अचानक उसे एक अजीब सी चमकती हुई झाड़ी दिखाई दी। वह झाड़ी साधारण नहीं थी, उसके पत्ते हल्के हल्के चमक रहे थे। राहुल डरते डरते उसके पास गया और बोला, तुम कौन हो? तभी झाड़ी से आवाज आई, मैं एक जादुई झाड़ी हूं, मैं सिर्फ अच्छे दिल वाले लोगों की मदद करती हूं। राहुल चौंक गया, लेकिन उसने सच्चाई से अपनी गरीबी की कहानी बता दी। झाड़ी बोली, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूं। तुम जो भी चीज इस झाड़ी के सामने सच्चे दिल से मांगोगे, वह पूरी होगी। लेकिन ध्यान रखना, लालच मत करना। राहुल ने सोचा और बोला, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे परिवार को कभी भूखा ना रहना पड़े।
झाड़ी चमकी और अचानक उसके सामने अनाज की बोरी आ गई। राहुल खुश हो गया। वह अनाज लेकर घर चला गया। अब राहुल रोज जंगल जाता और जरूरत के हिसाब से ही चीजें मांगता। कभी अनाज, कभी कपड़े, कभी दवा। धीरे धीरे उसका परिवार खुशहाल होने लगा। गांव वाले भी हैरान थे कि राहुल की गरीबी कैसे दूर हो गई। एक दिन गांव का एक लालची आदमी रमेश राहुल का पीछा करते हुए जंगल पहुंच गया। उसने जादुई झाड़ी को देख लिया। रमेश बोला, मुझे सोना चाहिए, बहुत सारा सोना। झाड़ी ने चेतावनी दी, लालच मत करो। लेकिन रमेश नहीं माना। अचानक उसके सामने सोना प्रकट हुआ, लेकिन वह इतना ज्यादा था कि वह उसके नीचे दब गया। रमेश चिल्लाता रह गया, बचाओ। राहुल ने उसकी आवाज सुनी और दौड़कर आया। उसने झाड़ी से कहा, कृपया इसे बचा लो। झाड़ी ने रमेश को बचा लिया। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राहुल से माफी मांगी और कहा, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। झाड़ी मुस्कुराई और बोली, याद रखो, सच्चाई और संतोष ही सबसे बड़ा जादू है। अंत राहुल ने कभी लालच नहीं किया और अपनी मेहनत व अच्छाई से पूरे गांव की मदद करने लगा। धीरे धीरे गांव भी खुशहाल हो गया और जादुई झाड़ी एक दिन अचानक गायब हो गई, क्योंकि अब राहुल को उसकी जरूरत नहीं थी। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई राघव और छोटा भाई मोहन। दोनों के स्वभाव बिल्कुल अलग थे। राघव लालची और गुस्सैल था, जबकि मोहन सरल और दयालु। उनके पिता एक गरीब किसान थे। उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, बस एक छोटा सा खेत और एक पुराना घर। एक दिन पिता बहुत बीमार पड़ गए। मरने से पहले उन्होंने दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक खास चीज है जिसे संभाल कर रखना। उन्होंने एक पुरानी सी चप्पल निकाली। दोनों भाई हैरान रह गए। राघव बोला, पिताजी, ये पुरानी चप्पल किस काम की? पिता मुस्कुराए और बोले, यह साधारण चप्पल नहीं है, यह जादुई चप्पल है। जो इसे पहनकर सच्चे दिल से कोई इच्छा करेगा, उसकी इच्छा पूरी होगी। लेकिन याद रखना, इसे केवल अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना। इतना कहकर पिता ने आखिरी सांस ली। पिता के जाने के बाद दोनों भाई चप्पल को लेकर झगड़ने लगे। राघव बोला, मैं बड़ा हूं, इसलिए यह चप्पल मेरी है। मोहन ने शांति से कहा, भैया, हम इसे मिलकर भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन राघव नहीं माना। उसने चप्पल छीन ली और गुस्से में घर से बाहर चला गया। राघव ने चप्पल पहनी और कहा, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। अचानक उसके सामने सोने के सिक्कों का ढेर लग गया। राघव खुशी से पागल हो गया। उसने और भी इच्छाएं मांगी, बड़ा घर, नौकर चाकर, महंगे कपड़े। धीरे धीरे वह बहुत अमीर बन गया, लेकिन उसका लालच बढ़ता ही गया। उधर मोहन अकेला रह गया। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। लोगों के पास खाने पीने की चीजें खत्म हो गईं। मोहन ने सोचा, काश मेरे पास वो जादुई चप्पल होती तो मैं सबकी मदद कर पाता। कुछ समय बाद राघव को एहसास हुआ कि उसकी सारी दौलत के बावजूद वह खुश नहीं है। लोग उससे दूर रहने लगे थे क्योंकि वह घमंडी हो गया था। एक दिन उसने देखा कि गांव के लोग भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन वह उनकी मदद नहीं कर रहा। तभी अचानक चप्पल चमकने लगी और एक आवाज आई, राघव, तुमने इस चप्पल का गलत इस्तेमाल किया है। अगर तुमने अब भी अपना व्यवहार नहीं बदला तो ये अपनी शक्ति खो देगी। राघव डर गया। राघव मोहन के पास गया। मोहन खेत में मेहनत कर रहा था। राघव बोला, मुझे चप्पल वापस देनी होगी, मैं अब इसका सही इस्तेमाल करना चाहता हूं। मोहन ने कहा, भैया, चप्पल तो आपके पास है, लेकिन अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो हम साथ मिलकर लोगों की मदद करें।
लेकिन तभी राघव के मन में फिर लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मोहन को ये चप्पल मिल गई तो वो मुझसे ज्यादा अच्छा बन जाएगा। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते झगड़ा लड़ाई में बदल गया। लड़ाई के दौरान चप्पल जमीन पर गिर गई। अचानक तेज रोशनी हुई और चप्पल गायब हो गई। एक आवाज गूंजी, तुम दोनों इस चप्पल के लायक नहीं हो। जादू उसी के साथ रहता है जो निस्वार्थ होता है। दोनों भाई चौंक गए। मोहन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भैया हमने गलती की, हमें लड़ना नहीं चाहिए था। राघव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पहली बार सच्चे दिल से माफी मांगी। उस दिन के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर मेहनत करना शुरू किया। उन्होंने गांव वालों की मदद की, अपने खेत को फिर से हरा भरा बनाया। धीरे धीरे उनका जीवन सुधरने लगा। एक दिन खेत में काम करते समय मोहन को वही चप्पल फिर से मिली, लेकिन इस बार दोनों ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। राघव मुस्कुराकर बोला, अब हमें जादू की जरूरत नहीं, हमारी मेहनत ही हमारा जादू है। एक छोटे से गांव में सीमा नाम की सीधी साधी लड़की रहती थी। सीमा गरीब परिवार से थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो मेहनती, ईमानदार और सबकी मदद करने वाली लड़की थी। सीमा के पिता मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम करती थी। गरीबी थी, लेकिन घर में प्यार बहुत था। जब सीमा बड़ी हुई तो उसकी शादी शहर के एक बहुत अमीर परिवार में कर दी गई। सबको लगा कि अब सीमा की जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उसका ससुराल बहुत बड़ा महल जैसा घर था। वहां उसकी सास कमला देवी, जेठानी रूपा और पति राजेश रहते थे। घर में पैसा बहुत था, लेकिन दिल छोटे थे। शादी के पहले दिन से ही सीमा पर अत्याचार शुरू हो गया। सास बोली, हमने सोचा था दहेज में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन तुम तो खाली हाथ आई हो। जेठानी हंसते हुए बोली, गरीब घर की लड़की है, इसे काम करवाओ। सीमा सुबह 4 बजे उठती, पूरे घर की सफाई करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, फिर भी उसे ताने मिलते। पति राजेश भी मां के सामने कुछ नहीं बोलता था। सीमा रोती, लेकिन अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताती। एक दिन सास ने गुस्से में कहा, आज अगर खाना अच्छा नहीं बना तो घर से निकाल दूंगी। सीमा डर गई। उसने पूरा मन लगाकर खाना बनाया, लेकिन जेठानी ने जानबूझकर नमक ज्यादा डाल दिया। सास चिल्लाई, निकम्मी, तुझे खाना बनाना भी नहीं आता, और सीमा को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। सीमा रोते रोते जंगल की ओर चली गई। चलते चलते वो थक गई और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। बूढ़ी औरत बहुत कमजोर थी। उसने कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है। सीमा के पास सिर्फ एक सूखी रोटी थी। उसने तुरंत वो रोटी बूढ़ी औरत को दे दी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। अचानक तेज रोशनी हुई। वो बूढ़ी औरत एक परी बन गई। परी बोली, सीमा, मैं तुम्हारी अच्छाई देखने आई थी। तुमने अपना आखिरी खाना भी मुझे दे दिया। मैं तुम्हें ये जादुई कढ़ाई देती हूं। परी ने चमकती हुई एक छोटी कढ़ाई दी। जब तुम कहोगी, जादुई कढ़ाई भोजन बना दे, तो इसमें स्वादिष्ट खाना बन जाएगा, और जब कहोगी, बस करो कढ़ाई, तो रुक जाएगी। सीमा खुश हो गई। वो गांव लौट आई और एक छोटी झोपड़ी में रहने लगी। उसने कहा, जादुई कढ़ाई भोजन बना दे। तुरंत कढ़ाई में गर्मा गर्म पूड़ी, सब्जी, मिठाई बन गई। सीमा ने पेट भर खाना खाया, फिर बचा हुआ खाना गरीबों में बांट दिया। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई कि सीमा सबको मुफ्त खाना खिलाती है। लोग उसे आशीर्वाद देने लगे। सीमा रोज कढ़ाई से खाना बनाकर गरीबों की मदद करती। कुछ महीनों में उसने मेहनत और दया से छोटा सा भोजनालय खोल लिया। अब लोग दूर दूर से उसके यहां खाने आते। उधर ससुराल में हालत खराब होने लगी। बिजनेस में घाटा हुआ, पैसा कम होने लगा। कमला देवी बोली, जब से सीमा गई है, घर की बरकत चली गई। एक दिन जेठानी रूपा ने सीमा का बड़ा भोजनालय देखा। वो हैरान रह गई। घर जाकर बोली,
वो गरीब सीमा अब अमीर बन गई है। सास को जलन हुई। वो तुरंत सीमा के पास गई और मीठी आवाज में बोली, बहू, हमें माफ कर दो, घर वापस चलो। सीमा सब समझ गई। उसने कहा, मैं सब भूल सकती हूं, लेकिन अत्याचार नहीं। सास ने देखा कि वहां एक चमकती कढ़ाई रखी है। उसे समझ आ गया कि यही राज है। रात को सास और जेठानी चुपके से कढ़ाई चुरा ले गईं। घर जाकर बोली, जादुई कढ़ाई सोना बना दे। लेकिन कढ़ाई चुप रही। फिर बोली, जादुई कढ़ाई खाना बना दे। तुरंत कढ़ाई से खीर, पूड़ी, हलवा निकलने लगा। दोनों खुश हो गईं, लेकिन उन्हें रोकने वाला मंत्र नहीं पता था। कढ़ाई लगातार खाना बनाती रही। पूरा घर भर गया, रसोई भर गई, कमरा भर गया, आंगन भर गया। दोनों चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। पूरा मोहल्ला देखने आया। तभी सीमा वहां पहुंची। उसने कहा, बस करो कढ़ाई। तुरंत कढ़ाई रुक गई। सास और जेठानी शर्म से सिर झुकाकर खड़ी थीं। कमला देवी रोते हुए बोली, बहू, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, हमें माफ कर दो। राजेश भी आया। उसने कहा, सीमा, मैं पति होकर भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाया, मुझे माफ कर दो। सीमा ने कहा, गलती मानना अच्छी बात है, लेकिन इंसान को बदलना भी जरूरी है। उसने शर्त रखी, अगर तुम लोग गरीबों की सेवा करोगे, किसी पर अत्याचार नहीं करोगे, तभी मैं मदद करूंगी। सबने हां कर दी। उस दिन के बाद पूरा परिवार बदल गया। सास गरीबों को खाना खिलाने लगी, जेठानी सेवा करने लगी, राजेश सीमा के साथ भोजनालय संभालने लगा। सीमा ने जादुई कढ़ाई का उपयोग सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए किया। कुछ सालों बाद उनका भोजनालय पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोग कहते थे, यहां सिर्फ खाना नहीं, प्यार भी मिलता है। सीमा ने साबित कर दिया कि गरीबी कमजोरी नहीं होती और अमीरी से इंसान बड़ा नहीं बनता।